गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शारदा एजुकेशन में मैं गोविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बताना चाहेंगे कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ और किनके बीच होता है और उसका परिणाम क्या है। तो आइए आप हमारे साथ बने रहें और आज हम आप लोगों को बताएंगे ये सारी बातें। आपको थोड़ा मना याद होगा कि हमने पिछले वीडियो पार्ट 10 में आप लोगों को बताए थे कि उसमें अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया गया था। और विजय प्राप्त जैसे कि आप देख रहे हैं, आइए हम थोड़ा सा आपको अवगत करवा दें। इस प्रकार आप देखे होंगे तो प्लासी का युद्ध, ये जो युद्ध का कारण है हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध, ये सभी युद्ध जीतने के कारण अंग्रेजों में एक खास प्रकार की ऊर्जा आ गई, मतलब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ गई और उसको निश्चित रूप से वो लोग श्योर हो गया कि अब किसी भी राज्य पर कब्जा कर लेना बिल्कुल आसान है और वह कब्जा करने के लिए नए चाल चलना शुरू करता है। तो आइए सबसे पहले ये बताएं कि अब यहाँ तो बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन अब अंग्रेज कहाँ कब्जा करना चाहेगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका मैसूर का क्षेत्र है और ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं ये सभी कर्नाटक का क्षेत्र दिखाया गया था। ये आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक का नवाब। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये अंग्रेजों का कोठी जो मद्रास में है, मद्रास। ये आपका मैसूर हो गया क्योंकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। अब आइए ये आप जो क्षेत्र देख पा रहे हैं ये आपका हैदराबाद का निजाम हो गए, हैदराबाद निजाम। और ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं ये क्षेत्र आपका मराठा का हो गया। और ये क्षेत्र तो आप ऑलरेडी पहले से भी देख चुके हैं, बंगाल। तो आप पहले सबसे पहले हमने वीडियो पार्ट 3 में बताए थे बंगाल पर विजय कैसे प्राप्त करता है। तो इसमें होता क्या है कि ये बंगाल में द्वैत शासन चलना शुरू हो गया, मतलब आप कह सकते हैं वहां द्वैत शासन होने लगा। द्वैत शासन का मतलब आप लोग को हम समझाए थे कि क्या होता है। तो द्वैत शासन में होता है क्या है कि वहां दो लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, मतलब दो पार्टी कह सकते हैं। तो पहला तो एक बंगाल के नवाब और दूसरा अंग्रेज, मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ का शासन संभाल रहे थे। तो हुआ क्या था कि द्वैत शासन में यहाँ के नवाब को, बंगाल के नवाब को प्रशासनिक कार्यभार दिया गया, मतलब उस क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वह बंगाल के नवाब करेंगे। और जितने भी वित्तीय कार्रवाई, मतलब कह सकते हैं दीवानी, मतलब पिछले वीडियो में भी हम आपको समझाया कि दीवानी क्या होता है। राजा का जो कर लेने देने, पैसे लेने देने वगैरह, ये सभी जो काम किया जाता है, रकम संबंधी जितने भी कार्य होता है वो सभी दीवान का काम हुआ करता है। तो इसलिए कहा गया कि वहाँ का दीवानी का काम या दीवान का काम अंग्रेज करने लगे और प्रशासनिक यूनिट वहाँ के नवाब के पास था। तो अब अंग्रेज में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ गई थी, उसको लग रहा था कि किसी भी राज्य पर कब्जा कर पा लेना बिल्कुल आसान है। तो देखिए क्या था कि बंगाल पर तो वह कब्जा कर ही चुका था। ये हैदराबाद, ये जो हैदराबाद आप देख पा रहे हैं, ये हैदराबाद का निजाम थे जो हमेशा अंग्रेजों से मिले हुए रहते हैं और इस क्षेत्र पर उसे कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज आप देख रहे हैं नीचे मद्रास में उसका ऑलरेडी कोठी बना हुआ ही था। तो वह चाहता था कि अब हम भारत के पश्चिमी तट, मतलब ये जो मालाबार तट आप देख पा रहे हैं, इस तट पर वह कब्जा करना चाहता था। लेकिन ये जो तट था ये मैसूर का क्षेत्र में आता था, तो इसी क्षेत्र पर वह कब्जा करना चाहता था। अब तो ये पता चल गया कि मैसूर पर नजर क्यों गड़ा हुए था, क्योंकि वह पूर्वी क्षेत्र में वो अपना वर्चस्व बना चुका था। अब वह पश्चिमी तट पर वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, इसलिए ये सभी राज्य को छोड़कर मैसूर को ही वह पहले हड़पना चाहता है। तब आइए अब हम मैसूर की कहानी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले कहा गया कि यहाँ का जो राजा थे, तो यहाँ के राजा का नाम क्या था? देवराज। यहाँ के राजा देवराज और नंदराज,
पहले वहां का राजा वही देवराज और नंदराज हुआ करते थे। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, हुआ क्या था कि यहाँ एक छोटे पद पर काम करने वाले व्यक्ति, देवराज और नंदराज जो राजा थे, इन्हीं के क्षेत्र में एक छोटे पद पर काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली ये क्या करते हैं कि ये आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि देवराज और नंदराज जो राजा थे वह एक सफल राजा नहीं, असफल राजा थे, मतलब उतना शक्तिशाली राजा नहीं थे। इसीलिए 1761 में आप देख पा रहे हैं यहाँ 1761 में हैदर अली ने मैसूर को उन लोगों से अलग कर लिया, मतलब कह सकते हैं एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। अब ये दोनों राजाओं की कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैसूर का हेड हैदर अली बन चुके हैं। हैदर अली भी काफी शक्तिशाली और दबंग राजा थे। क्यों? क्योंकि इनका संपर्क डायरेक्ट फ्रांस से था, फ्रांसीसियों से। इसलिए कहा जाता है कि हैदर अली या उनके पुत्र टीपू सुल्तान, ये दोनों जो हैं ये सबसे पहले राजा हैं। इनके एक यूनिक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये सबसे पहले राजा हैं मिसाइलों के प्रयोग करने वाले। 1761 मतलब 1700 के समय में ये लोग मिसाइल का प्रयोग करते थे। इसलिए कहा गया है कि ये काफी शक्तिशाली और एक दबंग राजा थे। लेकिन हुआ क्या था कि अंग्रेज का पैनी नजर इस क्षेत्र पर पड़ा हुआ था, यही क्षेत्र पर वह कब्जा करना चाह रहा था। क्यों करना चाह रहा था ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आइए हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक संधि किया गया। इस राज्य को हड़पने के लिए अंग्रेज अपना अपना नए नए चाल हमेशा अप्लाई करते रहता है। तो एक सबसे पहले कर्नाटक की संधि की गई। ये संधि में कौन कौन शामिल है? तो मराठा, हैदराबाद, कर्नाटक और बंगाल, ये सभी एक साथ मिल गए और बोले कि चलो हैदर अली को ठीक कर देना है। मतलब हैदर अली, यहां देखिए क्या अंग्रेज अपनी ये बात छुपा रहा है कि हम यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, ये बात और को नहीं होने देता है। ये केवल कहता है कि चलिए आप लोगों को वह काफी परेशान करता है, इसलिए हम लोग एक कर्नाटक की संधि कर लेते हैं। और इस संधि में ही कहा गया कि मैसूर को सही, मतलब हैदर अली को ठीक कर दिया जाएगा। और जब ये लोग आपस में संधि करके उस पर हमला करना चाहते थे, ठीक उसके पहले वहां के जो हेड हैदर अली थे, हैदर अली ने मराठा को खबर भिजवाया कि आप लोग हमसे युद्ध करना चाहते हैं, ठीक है कर लीजिए, लेकिन हम अपना एक भी क्षेत्र अंग्रेज को नहीं देंगे। अगर चाहें तो आप एक दो क्षेत्र ले लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन हम अंग्रेज को कदापि नहीं देंगे। तो मराठा को लगा कि चलो बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई लड़े ही अगर एक दो क्षेत्र आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो मराठा तुरंत अपना दल बदल लेता है और यह तुरंत हैदर अली के साथ हो जाता है। अब कहा गया कि जब 1767 से 69 तक जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो चलता है, उसमें अब मराठा और हैदर अली एक साथ रहते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक के नवाब और बंगाल के नवाब अंग्रेज, ये सभी आपस में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, जिसे क्या कहा गया है? आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय अंग्रेजों का हेड कहा गया कि लॉर्ड ब्रेलुस्ट हुआ करते थे। और जब हैदर अली काफी शक्तिशाली राजा था, इसलिए अंग्रेज को कभी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मराठा पर कब्जा करे, और दूसरी उसकी अभी आवश्यकता नहीं था। दोनों बातें यहाँ, पहला तो ये मजबूत राजा था और दूसरा अंग्रेजों को इस क्षेत्र का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उससे अधिक वह पश्चिमी तट पर ही नजर लगाए हुए था। तो करता क्या कि जब हैदर अली और मराठा जब आपस में मिलकर अंग्रेजों के साथ प्रथम आंग्ल युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें हैदर अली की जीत हो जाती है और हैदर अली यहाँ मद्रास तक के कब्जा करने लगता है। उस समय लॉर्ड ब्रेलुस्ट, मतलब अंग्रेज को जो प्रमुख थे उस समय, आप कह सकते हैं वहां के जो गवर्नर जनरल थे, वह क्या किए कि 1769 में एक संधि कर लिए। 1769 में एक मद्रास की संधि कर लिए गए और मद्रास के संधि में कहा गया कि
एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिया जाए। और संधि में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट बात है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अभी तो मैसूर और मराठा आपस में साथ थे, लेकिन जब यहाँ मद्रास की संधि होने लगा तो इसमें हैदर अली मतलब हैदर अली और अंग्रेज आपस में मिलकर एक संधि करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अब मित्र हैं, अब हम दोनों को कोई भी लड़ेगा, अगर हम दोनों से कोई भी लड़ेगा तो एक दूसरे को मदद करेंगे। अगर ये जो यहाँ दिखाया गया कि हैदर अली और ये दोनों आपस में मिलकर मद्रास के संधि में बोले कि हम दोनों आज से मित्र हैं, अब हम दोनों की लड़ाई एक होगी, अगर हम दोनों में किसी एक के साथ लड़ेगा तो दूसरा उसका मदद करने जाएगा। जब ये संधि हुआ तो मराठा यहाँ फिर से फायर हो गया कि बताओ, युद्ध में हमने साथ दिया और संधि कर लिया अंग्रेज से, तो मराठा तो अब निश्चित है कि ये गुस्सा में रहेगा। अब हुआ क्या, यहाँ आपका प्रथम युद्ध तो समाप्त हो गया क्योंकि हैदर अली जीत ही चुका था। उसके बाद मद्रास की संधि भी हो गई थी। तो मराठा काफी गुस्से में था, इसलिए वह 1771 में मराठा मैसूर पर हमला बोल देता है, क्योंकि इसका संधि तो अंग्रेजों के साथ था, अंग्रेज बचाने आएगा। यही गुस्सा के कारण मराठा इस पर हमला बोल देता है। और जब मैसूर अंग्रेज से सहायता मांगता है तो वह सहायता से डायरेक्ट इनकार कर देता है और ये दोनों आपस में लड़के ही उसको सुलझा लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज मराठा गुस्सा मैसूर पर, अब मैसूर का गुस्सा है अंग्रेज पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसका साथ नहीं दिया था, इसलिए इसका गुस्सा था। अब होता क्या है कि यहाँ काफी एक दूसरे के गुस्सा में थे, इसलिए कहा जाता है दोनों आपस में मिल जाते हैं और फिर से ये मैसूर अकेले हो जाता है और यहाँ द्वितीय आंग्ल युद्ध शुरू हो जाता है। कहा गया कि 1780 से 1784 तक द्वितीय युद्ध चलता है, जिसमें एक मंगलोर की संधि की जाती है और मंगलोर की संधि में बताया जाता है कि इसका कुछ राज्य को हड़प लेता है। क्योंकि यहाँ 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात ही मंगलोर की संधि किया जाता है और संधि में ही कहा जाता है थोड़ा थोड़ा सब मिलके इसका राज्य को छीन लेता है। अब इस प्रकार आपका द्वितीय युद्ध खत्म हो गया। अब बताया गया था कि अब यहाँ के हेड मतलब हैदर अली के मृत्यु के बाद वहाँ का राजा कौन बनता है, तो उनके संतान जिनका नाम था क्या कहेंगे, टिप्पू सुल्तान, मतलब हैदर अली का पुत्र टिप्पू सुल्तान थे। वो भी एक साहसी राजा थे। उनका एक कथन आप सुनेंगे तो काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनका कहना था कि चूहे की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीकर मर जाओ। ये कथन कहा जाता है टिप्पू सुल्तान ने उस समय ही बोले थे। तो चलिए, इस प्रकार आपका द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। और अब आइए तीसरे युद्ध का आरंभ कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि मराठा का गुस्सा ऑलरेडी मैसूर पर था, बंगाल जो आप देख रहे हैं अंग्रेज, उसका गुस्सा इस पर अलगे था। तो ये क्या करने लगे कि आपको पहले भी बताए थे कि ये मिसाइल छोड़ने वाले प्रथम राजा थे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छा था और यह क्या किए कि फ्रांसीसियों के साथ ही अब अपना संबंध बढ़ाने पर जोर देने लगे। ये अभी जो दिखाया गया कि टिप्पू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ अपना संबंध बढ़ाने के लिए शुरू कर दिए, मतलब अपने संबंध को काफी मजबूत करने में लगे हुए थे। तो अब सोचिए कि आपको पहले भी वीडियो में बताया गया कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 56 का आंकड़ा रहता है, वह कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए अंग्रेज भी काफी चिढ़ा हुआ था कि तुम फ्रांसीसियों का साथ दे रहा है। मराठा भी पहले से चिढ़ा हुआ था। यहीं से आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस
कॉर्नवालिस, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों के गवर्नर जनरल मतलब अंग्रेजों के प्रमुख थे। और वह क्या किए कि हैदराबाद का निजाम, मराठा जो आप देख रहे हैं, और कर्नाटक के नवाब और बंगाल के नवाब मतलब अंग्रेज सभी आपस में मिलकर तृतीय युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। तृतीय युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम में एक संधि किया जाता है और संधि में बताया गया कि इनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। ये कौन लगाया था, ये सब चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 2 करोड़ का जुर्माना लिया गया था ये कौन गवर्नर जनरल के नेतृत्व में लड़ा गया था युद्ध, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ा गया था युद्ध। और उसी में एक श्रीरंगपट्टनम में संधि हुआ था। उस संधि में टिप्पू सुल्तान पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन जब टिप्पू सुल्तान के द्वारा कहा गया कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो कहा जाता है कि टिप्पू सुल्तान के 2 पुत्रों को वह अगवा करके लेके चला गया था कि जब तुम 2 करोड़ रुपए लौटाओगे तो तब वो हम तुम्हारे पुत्र को लौटा देंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि टिप्पू सुल्तान का राज छिन्न भिन्न हो गया था, आधा इधर से खींच लिया गया था, आधा उधर से खींच लिया गया था, मतलब सब मिलकर इस पर टूट पड़ा था। अब होता क्या है कि इस प्रकार आपका तृतीय आंग्ल वैश्य युद्ध समाप्त होता है। अब चतुर्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि ये आपका हैदराबाद का निजाम, ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ, ये ब्रिटिश का था ही, ये मराठा पर उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था और वो दूसरी उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो होता क्या है कि 1798 में आप सुने होंगे कि 1798 में 1798 में आप सुने होंगे कि लॉर्ड ब्लेजरी यहाँ के हेड बने थे और उन्होंने एक सहायक संधि लाया था। सहायक संधि 1798 में आपको दिखाया गया कि एक सहायक संधि लाते हैं। तो सहायक संधि के विषय में हम पहले आपको बता देना चाहते हैं। लॉर्ड ब्लेजली को कहना था कि आप लोग आराम से सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दीजिए, हम आपका प्रोटेक्शन देंगे, मतलब हम आपको सुरक्षा देंगे, मतलब हम आपका आंतरिक मामला मतलब अंदर का जो मामला राजा का होता है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वहां का राजा भी बाहरी मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि हैदराबाद आप देख रहे हैं, सबसे इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा कि हैदराबाद का निजाम सबसे पहले इस ब्लेजरी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राजा बने थे। अब होता क्या है कि ये राज ऑलरेडी अंग्रेज का मिल चुका है, क्योंकि यहाँ का राजा यहाँ के जो निजाम थे वो ऑलरेडी उस पर सिग्नेचर कर चुके थे। तो ये राज्य भी अब लगभग अंग्रेज का हो चुका था, लेकिन यहाँ भी कुछ क्षेत्र पर उसका कब्जा हो चुका था। लेकिन जब टिप्पू सुल्तान के पास से ये ब्लेजरी का सहायक संधि लाया गया, तब टिप्पू सुल्तान कहता है कि हम तुम्हारा अस्वाधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसी में कुछ लोग का कहना है कि टिप्पू सुल्तान के द्वारा ये कथन दिया गया है और ये कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि टिप्पू सुल्तान काफी बुलंद प्रवृत्ति के राजा थे। तब वह कहते हैं कि चूहे की तरह 100 साल जीने से बेटर है कि एक दिन शेर की तरह जियो, दहाड़ो और मर जाओ। इस प्रकार कह के उन्होंने ब्लेजरी की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। यही चतुर्थ आंग्ल वैश्य युद्ध का कारण बनता है और वो सभी आपस में मिलकर इस पर हमला कर देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद ये सभी मिलकर टिप्पू सुल्तान के साथ लड़ना शुरू करते, क्योंकि जबकि टिप्पू सुल्तान को ऑलरेडी पता था
कि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं, हमारे पास सेना नहीं है, युद्ध होगा तो हम हार जाएंगे। फिर भी वह ब्लेजरी के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे और ना किए। इसलिए वो लोग आपस में मिलकर 1799 में मैसूर पर हमला बोल देता है और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों अपना मनोकामना पूर्ण करने में सफल होता है और उन्होंने मैसूर पर विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दोस्तों आप देखें कि कैसे कैसे वह मैसूर पर विजय प्राप्त किया। अब हम दिखाएंगे कि ऑलरेडी वह हैदराबाद को नहीं मिलाना, हैदराबाद पर कब्जा करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राजा था वह ब्लेजरी की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। अब इस प्रकार अब मराठा की बारी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक छोटा सा राज्य अवध है, अवध पर वह फिर करेगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच मराठा पर वह कैसे विजय प्राप्त करेगा, इस तमाम बातें लेकर आएंगे ताकि आप सही तरीके से उसको समझ पाएं और आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों हम आपको एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहेंगे कि केवल आप वीडियो पर ही आधारित न रहे, वीडियो का केवल समझने के लिए ही प्रयोग करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ जाएगी। क्योंकि पहले से ये कहानी जाने हुए रहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप भी इस बात को गौर किए होंगे कि लोग लेटर से ज्यादा पिक्चर को, मतलब माइंड जो होता है लोगों का वह लेटर के बजाय पिक्चर को ज्यादा कवर करता है। इसलिए हम आप लोगों के बीच ये सारे लेटर को एक पिक्चर की तौर पर आप लोगों के सामने पेश करता हूं ताकि आप सही तरीके से इसको समझ पाएं और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से उसको मुकाम तक पहुंचाएं। इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको समस्त आधुनिक भारत का वीडियो पार्ट बाय पार्ट देते रहेंगे। धन्यवाद।